चलिए जी, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ डेप्रिसिएशन। ठीक है, इससे पहले जो है हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया था विच वाज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, और उसी में हमने कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट भी देखा था। तो जिन लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी, यानी जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो ऑनलाइन ले रहे हैं वो तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिन्होंने यूट्यूब पे अभी तक वो वीडियो नहीं देखी पहले वो देखें, ताकि वहाँ से कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं वो क्लियर हो। क्योंकि जो डेप्रिसिएशन होती है ना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर चार्ज होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर चार्ज नहीं होती। तो जब हम सारी कॉस्ट को, जो कि हमारे कैपिटल, जो हमारे परचेज ऑफ एसेट्स रिलेटेड कॉस्ट होती है, जो कि कैपिटलाइज होनी होती है, उनको हम ऐड कर देते हैं, तो उसके बाद जो हमारे पास टोटल कॉस्ट आती है अपने एसेट की, सारे खर्चे कैपिटलाइज करने के बाद जो हमारे पास टोटल कॉस्ट आती है एसेट की, उसको हम ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट स्प्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन होता है, ये होता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली वीडियो नहीं देखी पहले वो देखें, ताकि उनको क्लियर हो और फिर यहाँ से वो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और वैसे भी अगर आप मेरे चैनल पे जाए, प्लेलिस्ट के ऊपर आप जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी, वरना चैनल पे वीडियो पे देख लें जाके, वहाँ पे आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, एनीवेज, सो आज का जो टॉपिक और डिस्कशन है दैट इज डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन जो है वो पहले हमारा फोकस ये होगा कि हम कॉन्सेप्ट समझेंगे डेप्रिसिएशन होता क्या है। ठीक है, और फिर बाद में बाकी की चीज़ें देखेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट पक्का होगा तो आगे की चीज़ें खुद ब खुद ईजी हो जाएंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट तो मैं आप लोगों को समझा दूँ। तो बस आप लोगों का काम किया है कि आप लोगों ने कान खोल के रखने, नंबर 1। नंबर 2 ये कि स्क्रीन पे फुल फोकस होना चाहिए, साइड डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म कर दें, स्क्रीन पे फोकस करें। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन अगर हम इसकी बाय बुक डेफिनेशन पढ़ें कि बुक क्या कहती है, तो बुक की जो डेफिनेशन है वो आपके सामने मैंने यहाँ लिखी है कि डेप्रिसिएशन इज़ द एस्टिमेट ऑफ द लॉस इन वैल्यू। ठीक है, क्या है ये? एक एस्टिमेशन है। ठीक है, नंबर 1 क्या है कि ये एक एस्टिमेशन है। ठीक है, याद रखना डेप्रिसिएशन एक एस्टिमेट होता है। ठीक है, हर कंपनी एस्टिमेट लगाती है किस चीज़ का? लॉस इन वैल्यू, कि हमारी जो वैल्यू है उसमें लॉस कितना आया है ऑफ अ नॉन करंट एसेट, एक नॉन करंट एसेट की। ठीक है, अब देखो ऐसा होता है ना, हमें ये बात पता है, हमारी नॉर्मल लाइफ से, डेली लाइफ से ये बात हमें पता है कि हम एक मोबाइल लेते हैं, उस मोबाइल को हमने जैसे ही अनपैक किया, जिस दिन हमने उसको डब्बा पैक से खोल लिया, उसी दिन हमें पता होता है कि अब ये जितने का लिया उतने का तो बिकेगा नहीं, इसकी वैल्यू गिर गई है ना। और जितना ज़्यादा आप यूज़ करके उसको बेचेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा कि वो डी वैल्यू होता जाएगा, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ जाती है मार्केट में। ठीक है, वो ऑब्सोलीट होता जाता है, ठीक है, नए मॉडल्स आ जाते हैं, ऐसा होता है। तो वो जो आपका नॉन करंट एसेट है, जो आपका मोबाइल है, उसके वैल्यू में जो डिक्रीज़ आ रहा है ना ओवर द ईयर्स, ठीक है, ओवर द ईयर्स उसकी वैल्यू में डिक्रीज़ आ रहा है, वो कहलाता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप एसी वगैरह खरीदते हैं, स्प्लिट एसी हो गया, स्प्लिट यूनिट हो गया, ठीक है, तो आपको पता है कि जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं 2 साल 3 साल 4 साल, उसके बाद बेचने जाए तो ज़ाहिर बात जितने का आपका फायदा उतने का तो कभी नहीं बिकेगा वो। तो वो जो डिक्रीज़ आता है ना वैल्यू में, वो कहलाता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, और डेप्रिसिएशन को जितनी भी कंपनीज होती है वो ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट स्प्रेड करती है। ठीक है, अभी इसको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अभी आपको तो डेप्रिसिएशन समझ आनी चाहिए कि डेप्रिसिएशन एक एस्टिमेट होता है। नंबर 1, कंपनी जो है एस्टिमेट लगाती है कि यार ऐसी बातों को पक्का तो नहीं पता ना कि कितनी वैल्यू गिरेगी, वो एक एस्टिमेट लगाते हैं कि भाई सही है, इस तरह के जो नेचर के एसेट्स होते हैं उनकी जो डेप्रिसिएशन होती है वो इतनी होती है, तो वो एक अंदाज़ा लगाते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं कि ये एसेट इतना डेप्रिशिएट होगा इतने सालों में। ठीक है, तो जो भी उस नॉन करंट एसेट की लाइफ होती है उसके ऊपर वो उसको स्प्रेड कर देते हैं, तो ये डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन इज़ द एस्टिमेट ऑफ द लॉस इन वैल्यू ऑफ अ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ठीक है, अब ये मामला तभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हम इसको मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास आ गया है मोबाइल। अब ये मोबाइल कौन सा है ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा, iPhone 7 है ये। ठीक है, ये तो आप लोगों को देखते ही पता चल गया होगा। तो ये है iPhone 7। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए ये कहता हूँ कि दिस इज़ iPhone 7, ये मैंने परचेज़ किया था लेट्स से फॉर 50,000 इन 2014। ठीक है, 50,000 का मैंने परचेज़ किया, 50,000 रुपये का मैंने iPhone 7 परचेज़ किया था 2014 में। ठीक है, अब आ गया है 2023, अब आ गया है 2023। ठीक है, अब आपने गौर से देखना है, अब आ गया 2023। ठीक है, मैंने इसको फुल संभाल किया, फुल रगड़ा दिया इसको। ठीक है, जितना चल सकता था उतना चलाया, 2-3 दफ़ा हाथ से भी गिरा, स्क्रीन भी चेंज करवाई, हर चीज़ की, लेकिन मैंने 2014 से लेकर 2023 तक इसको इस्तेमाल किया। अच्छे खासे साल मैंने इसको इस्तेमाल किया। ठीक है, जब तक कर सकता था तब तक किया, और जब फाइनली वो इस काबिल रही नहीं कि उसको इस्तेमाल किया जाए, तो मैंने कहा कि अब बेच के कोई नया ले लेते हैं। तो मैं जब 2023 में मार्केट गया, मोबाइल की जो मार्केट्स होती है वहाँ गया मैं, वहाँ पे जाके मैंने सेलर को कहा कि यार मैं मोबाइल बेचना चाहता हूँ। तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि यार मुझे 50,000 रुपये मिल जाएंगे, तो 50,000 का लिया तो 50,000 मिलने चाहिए। लेकिन जो मोबाइल वाला है उसने कहा कि भाई मैं तो उसके आपको 7,000 दूँगा, मैं तो उसके 7,000 दूँगा। तो मैंने कहा
कि भाई मैंने 50,000 का लिया था, तो आप मुझे इसके 7,000 क्यों दे रहे हो, आप भी मुझे 50,000 दो, ठीक है ना। 50,000 का लिया था तो बेचने जाओगे तो भी 50,000 का बिकना चाहिए ना। तो उसने कहा कि नहीं भाई 7,000 का दूंगा। मैंने कहा क्यों 7,000 का दूंगा। उसने कहा कि भाई कौन से ज़माने में रह रहे हो, 2023 चल रहा है, अभी मार्केट में iPhone 15 आ गया है, मार्केट में iPhone 15 आ गया है, ठीक है। आप तो iPhone 7 लेके घूम रहे हो, ठीक है। iPhone 7 तो सही है, आपने 2014 में लिया था, उस वक्त भी वो नया नहीं था, लेकिन उस वक्त आपने लिया था, ठीक है। लेकिन अब तो iPhone 15 आ गया भाई, 2023 चल रहा है, तो अब तो आपको लगता है कि कोई आपको इस मोबाइल के 50,000 रुपये देगा, ठीक है। तो ये जो डिक्रीज़ आता है ना, आप सुनो, ये समझाने की ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। हम सबको ही पता है कि 50,000 की चीज़ अगर ले रहे हैं उसको हम 7-8 साल बाद बेचेंगे तो 50,000 की नहीं बिकेगी, ठीक है। लेकिन वही समझाना है कि ये एग्जाम्पल समझा दिया कि भाई 50,000 की आपने 2014 में ली, 2023 में से 7,000 उसके ऑफर हो रहे हैं। तो ये जो डिक्रीज़ आया है 50,000 रुपये से अगर मैं 7,000 निकाल दूँ, क्योंकि 7,000 का तो बिक रहा है ना, वो 7,000 तो मुझे मिल रहे हैं, तो 50,000 में से 7,000 निकाल दो, तो डिक्रीज़ कितने का आया, जो वैल्यू है एसेट की उसमें डिक्रीज़ कितना आया है, तो डिक्रीज़ आया है आपका 43,000 का। तो ये जो डिक्रीज़ आया है, ये जो डिक्रीज़ आया है इन वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है, इसको आप ओवर दी लाइफ अगर डिवाइड कर दें, मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि यार ये जो मोबाइल है iPhone 7, ठीक है, इसके जो डिक्रीज़ आया है मेरे एसेट की वैल्यू में वो आया है 43,000। अब मैंने इसको इस्तेमाल किया है कितना, 2014 से 6 कर लो 2020 और 3, तो 9 साल मैंने इसको इस्तेमाल किया, ठीक है। तो यानी अगर मैं 43,000 को डिवाइड कर दूँ 9 सालों में, तो जो इसका आंसर आएगा वो मेरी पर ईयर की डेप्रिसिएशन होगी, कि हर साल आपके एसेट की वैल्यू इतने से कम हुई है, ठीक है। हर साल आपके एसेट की वैल्यू इतने से कम हुई है, तो 9 सालों में जो है टोटल मिला के 43,000 से आपकी वैल्यू गिर गई, आपके एसेट की वैल्यू गिर गई, ठीक है। तो ये होता है डेप्रिसिएशन, ये जो वैल्यू गिरती है ना एसेट की, इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो उम्मीद है कि जो कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन का वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन एक एस्टिमेट है, एस्टिमेट इसलिए क्योंकि देखो अगर प्रैक्टिकली हम सोचें कि कंपनी अगर एक नॉन करंट एसेट ले रही है, तो उसको क्या पता कि यार जो मैं 10 साल इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ या 15 साल में इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसमें उसकी वैल्यू में कितनी कमी आएगी, या 15 साल के बाद मैं जब बेचने जाऊँगा मुझे कितने पैसे मिलेंगे। तो वो एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं ना, एक्चुअली तो उसको नहीं पता, अभी तो उसने नई चीज़ ली, उसको क्या पता कि 10 साल के बाद कितनी की बिकेगी है, ठीक है। तो वो एक एस्टिमेट लगाता है, इसलिए कहते हैं एस्टिमेट ऑफ द लॉस इन वैल्यू, के वो एक एस्टिमेट लगाता है कि यार ये इतने की बिक जाएगी, तो अगर मैंने इतने की ली है और इतने की बिक जाएगी, देखो स्क्रीन पे देखो फटाफट स्क्रीन पे देखो, अगर मैंने इतने की ली है और इतने की बिक जाएगी, तो वैल्यू में डिक्रीज़ कितने का आएगा, और फिर जो वैल्यू में डिक्रीज़ का वो एस्टिमेट लगाता है कि इतने का वैल्यू डिक्रीज़ आएगा, एस्टिमेट लगाता है, उसको वो ओवर द लाइफ ऑफ द नॉन करंट एसेट जो है वो स्प्रेड कर देता है। इसको अभी हम जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट स्प्रेड करता है, इसको भी हम नीचे देखेंगे डिटेल में, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, अभी सिर्फ डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि डेप्रिसिएशन है क्या, ठीक है। तो ये हमारी डेप्रिसिएशन होती है, ये हमारा डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है समझ आ गया होगा, ठीक है। एक दो दफ़ा अगर नहीं भी आया तो एक दफ़ा आप जो है वीडियो को पीछे करके देख लें, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा से वीडियो को देखें तो क्लियर हो जाएगा, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। अब ऐसी कौन कौन सी मज़ीद चीज़ें हैं जो कि डेप्रिशिएट होती है, और जितने भी आपके नॉन करंट एसेट्स होते हैं वो डेप्रिशिएट होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, ठीक है, उसके पास कुछ मशीनें हैं, फैक्ट्री के अंदर उसके बाद कुछ मशीनें हैं, तो वो सारी मशीनें डेप्रिशिएट होती है। मशीन हमें पता है ना नॉन करंट एसेट्स होती हैं, तो वो अपनी कॉस्ट पे डेप्रिशिएट हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से एक लैपटॉप है, लैपटॉप भी एक नॉन करंट जो है वो एसेट है। तो जितने भी आपकी मशीन्स होती हैं वो आपकी डेप्रिशिएट होती हैं, जितने भी आपके इक्विपमेंट्स होते हैं वो है जो है वो डेप्रिशिएट होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से गाड़ियाँ भी डेप्रिशिएट होती हैं, जो कार्स होती हैं वो भी अपनी लाइफ के ऊपर जो है वो क्या करती हैं, अपनी वैल्यू लूज़ करती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ ना कि गाड़ियाँ जो है वो अपनी वैल्यू लूज़ करती है, प्रॉपर्टी अपनी वैल्यू लूज़ करती है, तो ये जो बात होती है ना, ये जो हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस है उनको थोड़ी सी और लगती है, क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी ये देखा कि एक गाड़ी 30 लाख रुपए की लो और वो बिक जाती है कुछ सालों के बाद 40 लाख रुपए की या 45 लाख की। क्योंकि हमारा मसला ये है, या हमने प्रॉपर्टी में भी यही देखा है कि प्रॉपर्टी हम लेते ही इसलिए क्योंकि वो अप्रिशिएट करती है, ठीक है। डेप्रिशिएट तो कभी करती ही नहीं हमने, हमारे तो यहाँ पे यही है अलमिया के आप पैसे डाल दो किसी भी प्रॉपर्टी में तो वो कुछ सालों के बाद आपको उससे ज़्यादा ही रिकवर करके दे देती है, यानी कि जितनी की ली होगी उससे ऊपर ही पैसे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे स्पेसिफिकली पाकिस्तानी मार्केट में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी करेंसी बहुत तेज़ी से डेप्रिशिएट हो रही है, ठीक है। तो वो करेंसी का इफेक्ट होता है, लेकिन अगर आप उसको यूएस डॉलर के टर्म्स में देखो, अगर आप उसको यूएस डॉलर्स के टर्म्स में देखो तो वो डेप्रिशिएट ही हो रही होती है, पूरी दुनिया में यही होता है कि जो रेट्स होते हैं गाड़ियों के वो ओवर दी ईयर्स वो कम होते जाते हैं, एट दी एंड के वो यूज़ के काबिल नहीं रहती और उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ठीक है।
तो बहरहाल गाड़ियाँ हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, मशीन्स हो गई, ठीक है, जितने भी आपके नॉन करंट एसेट्स हैं, ये कुछ एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पे है, ठीक है, ये सब डेप्रिशिएट होता है, ये सब डेप्रिशिएट होते हैं, और ये कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन का, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। सो डेप्रिसिएशन का अब ये पढ़ना है कि भाई डेप्रिसिएशन होती क्यों है, कॉजेज़ ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि एक नॉन करंट एसेट अपनी वैल्यू लूज़ कर रहा है, ठीक है, तो वो क्यों करता है वैल्यू लूज़, भाई वैल्यू मेंटेन क्यों नहीं करके रखता है, या वैल्यू बढ़ाता है क्यों नहीं, लूज़ क्यों करता है। तो वाई डू नॉन करंट एसेट डेप्रिशिएट। देखिए, सबसे पहली बात होती है फिजिकल डिटोरेशन। अब इसका मतलब ये है कि फिज़िकली जो है आपका एसेट वेयर एंड टेयर होता है, ठीक है, या रस्ट हो जाता है, जंग लग जाता है, डस्ट लग जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो हर नॉन करंट एसेट की नेचर होती है कि वो वेयर एंड टेयर हो सकता है। मिसाल के तौर पे ये जो मेरी चेयर है जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ, ये भी जो एक नॉन करंट एसेट है ना, ये भी नॉन करंट एसेट है। अब इस पर आप देख सकते हैं कि इसका कल हैंडल निकल गया, तो मैंने हैंडल दोबारा लगाया, तो ये वेयर एंड टेयर है ना, कि हैंडल निकल गया, तो आप क्या है, ये वेयर एंड टेयर कहते हैं ना इसको, कि चीज़ ख़राब हो रही है, ठीक है। या इस पर मैंने अभी तक ये थैली चढ़ा के रखी है, अगर मैं थैली निकाल दूँ और मैं इसको ब्रूटली यूज़ करूँ, यानी ख्याल से यूज़ ना करूँ, तो क्या होगा, ये जो उसके ऊपर रेक्सीन लगी हुई है, ये पूरी कुछ सालों में उखड़ जाएगी, ठीक है, निकल के बाहर जो है वो हाथ में आ जाएगी रेक्सीन वगैरह। तो बात वही है कि जितने भी आपके नॉन करंट एसेट्स होते हैं, ये वेयर एंड टेयर होते हैं, ये वक्त के साथ ख़राब होते हैं, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, टेयर हो जाते हैं, वेयर एंड टेयर इसको हम कहते हैं, ठीक है ना। तो वेयर एंड टेयर की वजह से आपके एसेट की नॉन करंट वैल्यू गिर जाती है। अगर ये चेयर का हैंडल निकल आए, इसकी रेक्सीन वगैरह सब ख़राब हो जाए, तो मैं इसको बेचने जाऊँगा तो कोई लेगा भी नहीं इसको, ठीक है। उसके बाद रस्ट एंड डस्ट, वही वाली बात की कोई चीज़ पड़ी हुई है, इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, उस पर जंग लग गया, रस्ट लग गया, ख़राब हो गई, डस्ट लग गई इसके ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो अब उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की वो थी, ठीक है। तो ये आपकी होती है फिजिकल डिटोरेशन के, फिजिकली वो ख़राब हो रहा है ऐसे, ठीक है, तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू में डेप्रिसिएशन देखी जाती है, ठीक है। फिर आपके पास आता है इकोनॉमिक फैक्टर। अब ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त जो है वो फिजिकली कोई मसला हो, ठीक है, कभी कभी इकोनॉमिक फैक्टर भी होते हैं। मिसाल के तौर पे ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस का मतलब ये कि एक आपने कोई चीज़ ली, अब वो मार्केट से ही ऑब्सोलीट हो गई, आपने कोई एसेट लिया, अब मार्केट में वो बिकता ही नहीं है, वो मार्केट से ऑब्सोलीट हो गया, तो जैसी बात है, अब जब मार्केट में बिकता ही नहीं है, कोई उसकी डिमांड ही नहीं है, कोई सप्लाई ही नहीं है, कोई डिमांड ही नहीं है, तो कहाँ से आपको उसकी वैल्यू को मेंटेन कर पाओगे, ठीक है। जाहिर सी बात है वो अपनी वैल्यू जो है वो बहुत तेज़ी से डी वैल्यू होगी, क्योंकि उसकी कोई सप्लाई भी नहीं है, उसकी कोई डिमांड भी नहीं है, ठीक है। जब डिमांड ही नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको ये बात पता है कि उसकी वैल्यू गिर जाएगी, ठीक है। जो उसकी वैल्यू गिरेगी तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, इसकी ऑप्शन इसकी एग्जांपल हो सकती है कि मिसाल के तौर पे आपने कोई ऐसा लैपटॉप लिया, आपने कोई ऐसा लैपटॉप लिया जो कि मार्केट में एक नई टेक्नोलॉजी आई थी, ठीक है, किसी के पास नहीं था, आपने ले लिया, ठीक है, आपको नया नया शौक था, आपने कहा कि भाई अभी नया नया आया, अच्छा लग रहा है, ले लो। पता चला कि वो मार्केट में ना सक्सेसफुल हो नहीं पाया, किसी को पसंद नहीं आया, वो टेक्नोलॉजी जो वो नई लेकर आए थे लैपटॉप के अंदर वो कामयाब नहीं हुई, और कुछ टाइम के बाद उन्होंने ख़त्म कर दिया, वो प्रोडक्ट चला ही नहीं मार्केट में, लोगों को भी पसंद नहीं आया। तो क्या हुआ कि ना डिमांड है, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आया तो डिमांड भी नहीं है, और जो कंपनी बना रही थी उसने बनाना भी बंद कर दिया, सप्लाई भी नहीं है, ठीक है, और आप लेके बैठे हो। तो अब अगर आपने वो मिसाल के तौर पर अगर आपने वो 1 लाख रुपए का लैपटॉप लिया था उस वक्त, बड़े खुश हो गए कि यार अच्छा यूनिक चीज़ लग रही है, ठीक है, अब वो 40-50 हज़ार का भी कोई नहीं ले रहा, तो वो जो वैल्यू आया वो डेप्रिसिएशन होगी ना, वो जो लॉस इन वैल्यू है वो डेप्रिसिएशन होगी, ठीक है। और नंबर 2 क्या है, इनएडिक्वेट। अच्छा, नंबर 2 में ये इनएडिक्वेट इसको काट के ना आप लिख दें चेंज इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। होता क्या है कि बहुत दफ़ा टेक्नोलॉजीज़ में चेंज आते रहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने अभी हमने पीछे आईफोन की एग्जांपल लिखी ना, आईफोन 7 और आईफोन 15 क्या है, ये चेंज इन टेक्नोलॉजी है ना। आईफोन 7 में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है आईफोन 8 में से थोड़ी बेहतर होगी, फिर आईफोन 10, आईफोन 11, आईफोन 12 और करते करते आईफोन 15 तक बात पहुँच गई। तो अब जाहिर सी बात है कि टेक्नोलॉजी अब इतनी चेंज हो गई है, ठीक है, लोग आईफोन 15 यूज़ कर रहे हैं, तो उस वक्त आप आईफोन 7 लेके मार्केट में जाएंगे तो उसकी वैल्यू में कमी तो आएगी ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है मार्केट में। इसी तरीके से जो लोग वीडियो गेम्स खेलने का शौक रखते हैं उनको ये बात पता है कि भाई जब प्लेस्टेशन 2 था, तब प्लेस्टेशन 3 की जब प्लेस्टेशन 3 लॉन्च हुआ तो प्लेस्टेशन 2 की वैल्यू कम हुई, उसके बाद प्लेस्टेशन 4 आया तो 2 की वैल्यू मज़ीद कम हो गई, ठीक है। उसके बाद जो है प्लेस्टेशन 4 के बाद प्लेस्टेशन 5 आया तो 2 की और वैल्यू कम हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जो गेम्स प्लेस्टेशन 3 में खेली जा सकती है वो 2 में नहीं खेली जा सकती, जो 4 में खेली जा सकती है वो 2 में नहीं खेली जा सकती, जो 5 में खेली जा सकती है वो 2 में नहीं खेली जा सकती, तो 2 तो बिल्कुल ही कहीं पीछे रह गया ना, जबकि वो जो टेक्नोलॉजी है वो 5 तक बात चली गई, ठीक है। और वो जो गेम्स है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, तो अब लोग अगर एडवांस गेम खेलना चाहते हैं तो प्लेस्टेशन 2 में नहीं खेल सकते, तो जब वो प्लेस्टेशन 2 में खेल नहीं सकते वो गेम, तो प्लेस्टेशन 2 की वैल्यू गिरेगी ना मार्केट में। यही काम एक्सबॉक्स के साथ है, एक्सबॉक्स 360, ठीक है, एक ज़माने में बहुत ज़्यादा बिकता था, लेकिन क्या हुआ कि फिर एक्सबॉक्स 360 के बाद 1 आया, फिर 1S, फिर 1X, फिर जो है वो इस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, और जो गेम अभी 1X के अंदर आते हैं वो 360 में नहीं है,
तो देयरफॉर जिस चीज़ की अब वो वैल्यू नहीं रही क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है, ठीक है। सेम काम जो है बहुत सारी जगह पे हो रहा होता है। तो जब भी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही होती है तो उसकी वजह से जो पुरानी टेक्नोलॉजी की चीज़ें होती है उनकी मार्केट वैल्यू गिर जाती है, क्योंकि अब उस टेक्नोलॉजी की इतनी अहमियत नहीं रही जितनी नई वाली टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। तो उसकी वजह से भी डेप्रिसिएशन होती है। तो ये कुछ कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन है कि भाई डेप्रिसिएशन होती क्यों है, डेप्रिसिएशन होती क्यों है, ठीक है। अब ज़रा एक एग्जांपल से डेप्रिसिएशन को थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में समझते हैं। अब हम इस एग्जांपल से ये समझेंगे कि डेप्रिसिएशन जो है वो होती कैसे है। जो हम कहते हैं ना ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट, वो कैसे स्प्रेड करते हैं और कैसे हम जो है ईयर्स ड्रॉ करते हैं, सब चीज़ें वो अभी हम इस एग्जांपल समझेंगे। तो ये हमारे पास एक गाड़ी है ऑल्टो, ठीक है। तो हम एग्जांपल लेते हैं ऑल्टो की। सो लेट्स से कि मैंने एक ऑल्टो परचेज़ की फॉर 28 लाख, ठीक है, 2800,000। तो मैं 28 लाख की जो है ना वो एक ऑल्टो परचेज़ की, ठीक है। ऑल्टो ये आजकल आ रही है ना, ये वाली ऑल्टो। तो ये मैंने 28 लाख रुपए की ख़रीद ली आज की तारीख में, ठीक है। अब लेट्स से कि जो मैं इसको यूज़ करूँगा, यानी कि जो मैंने सोचा हुआ है कि इसकी जो यूज़फुल लाइफ है, जो मैं इसको यूज़ करूँगा वो है 6 साल, ठीक है। यूज़फुल लाइफ जो है वो 6 ईयर्स है, ठीक है। ये पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है कि मैंने कितनी ख़रीदी, यूज़फुल लाइफ कितनी है, ठीक है। लेट्स से कि भाई जब मैं इसको 6 साल के बाद बेचते जाऊँगा तो इसकी जो स्क्रैप वैल्यू होगी, अब देखो ये स्क्रैप वैल्यू क्या होती है। स्क्रैप वैल्यू होती है कि जब आप बेचते जाएंगे 6 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, तो आपको उसको स्क्रैप करने पे बेचने में क्या पैसे रिकवर हो जाएंगे, क्या पैसे मिल जाएंगे। तो इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो है 20 लाख रुपये, ठीक है। यानी कि 6 साल के बाद मैं बेचते जाऊँगा तो मुझे तकरीबन 20 लाख रुपये रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होगा इसकी स्क्रैप वैल्यू। अच्छा, स्क्रैप वैल्यू के लिए कुछ और नाम भी होते हैं, ये बात कान खोल के सुनिए। स्क्रैप वैल्यू को आप सेल्वेज वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है, सेल्वेज वैल्यू। और एक और लफ्ज़ होता है जो कि एग्जामिनर यूज़ करता है, डिस्पोजल वैल्यू, ठीक है। तो स्क्रैप वैल्यू को आप सेल्वेज वैल्यू भी कह सकते हैं, डिस्पोजल वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो जो आपको रिकवर पैसे हो जाते हैं ना बेचने के बाद, वो आपकी स्क्रैप वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू या डिस्पोजल वैल्यू कहलाती है। यानी कि जब मैं 6 साल या 7 साल के बाद इसको बेचने जाऊँगा तो मुझे कितना पैसा बेच के रिकवर हो जाएगा, वो स्क्रैप वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू या डिस्पोजल वैल्यू कहलाती है, ठीक है। तो ये आ गई कॉस्ट, यूजफुल लाइफ, स्क्रैप वैल्यू वगैरह सब मुझे आ गई। अब देखो कि मैं इसको 6 साल इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो अब देखना कि मैं क्या करूँगा। अब अच्छा, ये गाड़ी मैं ख़रीद चुका हूँ, पहले मेरा पर्पस भी सुन लो कि मेरा जो इस गाड़ी को ख़रीदने का पर्पस है, इस गाड़ी को ख़रीदने का जो मेरा पर्पस है दैट इज़ टू रेंट, ठीक है। मैं अपने इस्तेमाल के लिए ख़रीद लिया। मेरे पास जो है 28 लाख रुपये ऐसे फालतू पड़े थे, मैंने एक गाड़ी ख़रीद ली और मैंने सोचा कि यार इस गाड़ी को ख़रीद के मैं रेंट आउट करूँ, ठीक है। मैं इसको रेंट आउट कर दूँगा। तो मैंने रेंटर कार वाले से पता किया, उसने कहा कि भाई अगर आप इसको ख़रीद के रेंट आउट करते हैं तो आपको हर महीने जो है 50,000 रेंट मिलेगा। कितना? 50,000 पर मंथ आपको रेंट दे देंगे हम, ठीक है। तो रेंटर कार वाले ने कहा कि भाई आप हमें ये गाड़ी ख़रीद के दे दें तो हम आपको हर महीने 50,000 रुपये रेंट देंगे, और गाड़ी तो आपकी है ही, ठीक है। वो तो हमारे पास है, जब आप मांगेंगे हम आपको वापस कर देंगे, आप बेच देगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, कम से कम पैसे फालतू पड़े में अच्छा है कि कहीं ना कहीं इस्तेमाल ही हो जाए, ठीक है, कोई ना कोई रिटर्न ही आ जाए उसका, ठीक है। तो ये पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास है। अब अगर मैं अपना एयरलाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो अब आप ज़रा गौर से देखेगा क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें नहीं आएंगी इसके अंदर, ठीक है। तो अगर नहीं समझा तो चीज़ें फिर सर के ऊपर से निकल जाएंगी, तो पहले गौर से समझना, ठीक है। तो मैं एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, क्या है क्या नहीं है अभी डिस्कस करते हैं। सो दिस इज़ एयर 0, ठीक है, ये है एयर 1, ठीक है। तो ये हो गया पहला साल 0 से 1, ठीक है। फिर एयर 1 से एयर 2 ये हो गया दूसरा साल, एयर 2 से एयर 3 ये हो गया तीसरा साल, 3 से 4 ये हो गया चौथा साल, 4 से 5 एंड देन 5 से 6, ठीक है। तो ये होगा 6 साल, क्योंकि हमने क्या बात की कि हम 6 साल के बाद बेच देंगे, तो हम यूज़फुल लाइफ 6 साल पे, तो हमने 6 साल के अपने ईयर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पाँचवा साल और छठा साल, ठीक है। अब देखो हर महीने मुझे रेंट कितना आएगा, हर महीने मुझे रेंट आएगा 50,000, ठीक है। तो अब जो मुझे रेंट आ रहा है दैट इज़ 50,000 पर मंथ, ठीक है। तो अगर मैं पहले साल की बात करूँ तो मुझे 50,000 पर मंथ रेंट आ रहा है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूँ, क्योंकि हमें पूरे साल का देखना है ना, हम तो देखो पहले साल की बात कर रहे हैं। तो 50,000 रुपये अगर एक महीने का आ रहा है तो पूरे साल का कैसे निकालेंगे? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12। तो अगर हम 50,000 को मल्टीप्लाई बाय 12 करें तो ये आता है 6 लाख रुपये, ठीक है। तो 6 लाख रुपये, 600,000, 6 लाख रुपये आपको पहले साल मिलेंगे, 6 लाख रुपये आपको दूसरे साल मिलेंगे, ठीक है, 6 लाख रुपये आपको तीसरे साल मिलेंगे, और दूसरे साल भी आपको 6 लाख रुपये मिलेंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये मेरा रेंट है, ठीक है। अभी मैंने डेफिनेशन की तो कोई बात ही नहीं की, ये जो मैं रेंट को बीच में लाया हूँ ये एक वजह से लाया हूँ, क्योंकि अभी हमने आगे कोई चीज़ डिस्कस करनी है, वहाँ पे समझ आएगा कि मैं रेंट को क्यों लेकर आया हूँ, ठीक है। इस कन्वर्सेशन में अभी बात करते हैं हम, ठीक है। सो
ये बात समझ आ गई? यहाँ तक कोई मसला? भाई गाड़ी मैंने ख़रीदी और मेरा पर्पस ख़रीदने का ये नहीं था कि मैंने इस्तेमाल करना है, खुद चलानी है या मैंने कोई आने जाने के इस्तेमाल करनी, नहीं, ठीक है। मेरे पास 28 लाख रुपये फालतू पड़े थे, मैंने 28 लाख रुपये की गाड़ी खरीदी, मैंने उसको चढ़ा दिया रेंट पे। 50,000 रुपये हर महीने रेंट आएगा, तो फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि वो पैसे कहीं इन्वेस्ट हो गए, ठीक है। और गाड़ी तो अपनी है ना, वो तो कहीं जा नहीं रही, वो तो जब बेचना होगा वापस दे दूँगा, मैं रेंट से हटा लूँगा, बेच दूँगा, ठीक है। तो अगर मैं 50,000 को मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ तो ये बनता है पूरे साल का 6 लाख, क्योंकि 50,000 रुपये मुझे एक महीने का रेंट आ रहा है, तो 12 महीने का यानी एक साल का कितना आएगा? 6 लाख। तो 6 लाख पहले साल, 6 लाख दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल, चौथे साल, 6 लाख हमने ओवर दी 6 ईयर स्प्रेड कर दिए, ठीक है। अब सुनो, इस गाड़ी की कॉस्ट कितनी है? 28 लाख, ठीक है। गाड़ी की कॉस्ट कितनी है? 28 लाख, ठीक है। जब मैं इसको बेचने जाऊँगा तो मुझे कितने पैसे रिकवर हो जाएंगे? 20 लाख। मुझे कितने पैसे रिकवर हो जाएंगे? 20 लाख। ऐसा ही है ना, 28 लाख की चीज़ ली, 20 लाख जो है वो मुझे 6 साल के बाद रिकवर हो जाएंगे। तो अगर मैं डिक्रीज़ इन वैल्यू की बात करूँ कि वैल्यू में डिक्रीज़ कितना आया है, तो आप देख सकते हैं 28 लाख माइनस 20 लाख, 8 लाख रुपये का वैल्यू में डिक्रीज़ आया, 8 लाख रुपये वैल्यू में डिक्रीज़ आया। तो अब वो जो 8 लाख रुपये का वैल्यू में डिक्रीज़ आया है, वो जो है मैं उसको ओवर दी लाइफ क्या करूँगा? स्प्रेड करूँगा। बेसिकली वो जो 8 लाख रुपये का डिक्रीज़ आया है वो डेप्रीसिएशन है, ठीक है। और फिर उसको डिवाइड बाय 6 कर दूँगा, तो मैं 6 साल के ऊपर उसको स्प्रेड कर दूँगा, ठीक है। मैंने 8 साल गलती से बोल दिया था, 6 साल के ऊपर उसको स्प्रेड कर दूँगा, ठीक है। सो क्योंकि देख लेना यूज़फुल लाइफ 6 साल है ना, उसके बाद तो मैं बेच ही रहा हूँ, उसके बाद तो मैं वैसे ही बेच रहा हूँ। तो 6 साल जो यूज़फुल लाइफ है उस पर मैं इस लॉस को स्प्रेड कर दूँगा, ठीक है। तो 28 लाख माइनस 20 लाख, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दूंगा मैं 6 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी फॉर पर ईयर, ठीक है ना, कि पर ईयर मैं इसको कितना डेप्रिशिएट करूँ। क्योंकि अगर मैं 28 लाख में से 20 लाख माइनस करूँगा तो मेरे पास 8 लाख का लॉस इन वैल्यू आ गया, वो डेप्रिसिएशन है। तो उसको डिवाइड बाय 6 कर दिया, यानी कि यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर दिया, तो पर ईयर की डेप्रिसिएशन आ गई कि हर साल कितने से डेप्रिशिएट होगा, हर साल वैल्यू कितने से गिरेगी, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन पर ईयर आ जाएगी, ठीक है। अब इसी को अगर मैं एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दूँ, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, तो अब मैं फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन पर ईयर का फॉर्मूला क्या होता है, और आपको अब बहुत आसानी से समझ आ जाएगा क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दिया, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट में से माइनस करते हैं स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, या सेल्वेज वैल्यू भी कहते हैं इसको, डिस्पोजल वैल्यू भी कहते हैं, और डिवाइड कर देते हैं यूजफुल लाइफ से, तो आपके पास आ जाता है डेप्रिसिएशन पर ईयर, ठीक है। ये फॉर्मूला है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। तो अब इस फॉर्मूले को अगर आप ऊपर से कंपेयर करें मेरी वर्किंग के साथ, तो देख लें, कॉस्ट थी 28 लाख, माइनस किया उसमें से स्क्रैप वैल्यू जो कि थी 20 लाख, और डिवाइड कर दिया यूजफुल लाइफ से जो कि थी 6 साल। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन पर ईयर का फॉर्मूला बन गया, ये हमारा डेप्रिसिएशन पर ईयर का डेप्रिसिएशन पर ईयर का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। मैं 2 मिनट के लिए इसको जूम कर रहा हूँ। किसी बच्चे को भी इसमें मसला है तो काइंडली मुझे व्हाट्सएप पे पूछें, और अगर क्लियर है तो मुझे फटाफट रिप्लाई दें व्हाट्सएप के ऊपर, ग्रुप के ऊपर, कि यहाँ तक मुझे चीज़ें क्लियर हैं क्विकली। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो कमेंट्स में बता सकते हैं, वैसे इंशाल्लाह आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो लोग अभी मुझसे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, जो ग्रुप क्लासेस ले रहे हैं, प्लीज़ मुझे फटाफट व्हाट्सएप पे ग्रुप करके मैसेज के बारे में बताया, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है। यहाँ से मैं बोले ही जा रहा हूँ, ठीक है। फटाफट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर। सही है, चलें। अब हमारे पास जो डेप्रिसिएशन पर ईयर आ गई, डेप्रिसिएशन पर ईयर हमारे पास जो आ गई 28 लाख में से 20,000 माइनस करके डिवाइड बाय 6 करके, वो आ गई हमारे पास 13333.3 है, लेकिन हम राउंड ऑफ करके उसको 133 कर रहे हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन पर ईयर आ गई हमारे पास तकरीबन 13333 करके आ गए, हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई, ठीक है, पर ईयर। अब क्या होगा कि हमने डेप्रिसिएशन पर ईयर निकाल ली, ठीक है। यानी कि हमारा जो एसेट है वो कितने से डेप्रिशिएट होगा? 1,33,333, ठीक है। 1,33,333 से आपका डेप्रिसिएशन पर ईयर होगी, ठीक है। ज़रा मैं इसको थोड़ा सा वर्किंग को 1 मिनट, ठीक है। तो ये हमने डेप्रिसिएशन पर ईयर निकाल ली, यानी कि अगर मैं डेप्रिसिएशन पर ईयर लिखूँ अपने एसेट की, तो पहले साल वो कितने से डेप्रिशिएट होगा? 1,33,333, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? तीसरे साल भी इतने से ही डेप्रिशिएट होगा, ठीक है। चौथे साल भी इतने से ही डेप्रिशिएट होगा, ठीक है। 5वें साल भी इतने से ही डेप्रिशिएट होगा, और
फाइनली जो लास्ट ईयर है जिसमें हम बेच देंगे उसको चौथे साल में, उसमें भी वो इतने से डेप्रिशिएट होगा, ठीक है। तो ये इसकी डेप्रिशिएशन आ गई, ठीक है। तो ऊपर आ गया रेंट और नीचे आ गई डेप्रिसिएशन। अब ये बेसिकली होती है डेप्रिसिएशन की एलोकेशन, के आप उसको ओवर द यूजफुल लाइफ उसको एलोकेट करते हैं। अब देखें ना, मैंने क्या किया, मैंने डिवाइड बाई 6 कर दिया ताकि हर साल उसको मैं डेप्रिसिएशन उसकी दिखा सकूँ, अपनी बुक्स के अंदर मैं उसको डेप्रिसिएशन दिखा सकूँ, अपनी बुक्स के अंदर फाइनेंशियल बुक्स के अंदर मैं डेप्रिसिएशन दिखा सकूँ कि मेरा जो हर साल एसेट है वो इस अमाउंट से डेप्रिशिएट हो रहा है, हर साल मेरा एसेट जो है वो इस अमाउंट से डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको डिवाइड बाई 6 कर दिया ताकि हर साल की डेप्रिशिएशन आ जाए, ठीक है। अब एक सवाल आता है कि ये डेप्रिशिएशन हम ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट क्यों जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं भाई, क्यों कर रहे हैं? हम पहली दफ़ा में इसको क्यों नहीं एज एन एक्सपेंस दिखा दें, जब हमें पता है कि 8 लाख रुपए का हमारा जो वैल्यू में डिक्रीज आ सकता है, तो उसको एक ही दफ़ा में दिखा दें भाई एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, क्यों आप उसको ओवर द लाइफ स्प्रेड कर रहे हैं? तो उसके लिए एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, वो हमें ये बताता है कि आपने ओवर द यूजफुल लाइफ जो है इसको स्प्रेड करना है। अब ज़रा उस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को पढ़ते फिर देखो चीज़ें जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो पहला जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो हमें ये बात बोलता है वो कहलाता है मैचिंग प्रिंसिपल, वो कहलाता है मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है, वो कहलाता है मैचिंग प्रिंसिपल। ये देखो मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है। द मैचिंग प्रिंसिपल डिक्टेट्स दैट एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड as the revenue they help generate. This principle ensures that financial statement reflect a fair and accurate performance of the business by aligning cost with the benefit they produce. इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि जब एक एसेट आपको पैसे कमा के दे रहा है, तो जिन सालों में वो आपको पैसे कमा के दे रहा है उन्हीं सालों में उस एसेट के एक्सपेंसेस को बुक कर, ठीक है। इसको कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल, के इनकम के साथ एक्सपेंस को मैच करो, उस साल की इनकम के साथ उस साल की एक्सपेंस को मैच करो, उस साल की इनकम के साथ उस साल के एक्सपेंस को मैच करो, ठीक है। अब देखो दोबारा चलते हैं यहाँ पे अपनी एग्जाम्पल में। अब देखना है यहाँ पे हमने क्या किया, सॉरी ये तो पहले वन चीज़ के ये रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया था कि हमने 6 लाख रुपए हमें साल का रेंट आ रहा है गाड़ी से, ठीक है। तो ये जो गाड़ी है इसका एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसकी वैल्यू गिर रही है, ठीक है, और इससे आने वाली जो इनकम है वो उसका रेंट है। तो जो मैचिंग प्रिंसिपल है उसने पता क्या कहा, उसने कहा कि भाई जब हर साल तुम्हें ये गाड़ी कमा के दे रही है 6 लाख रुपए, तो हर साल अगर इसकी इनकम तुम 6 लाख रुपए बुक कर रहे हो तो हर साल इसका एक्सपेंस भी बुक करो। तो मैंने कहा कि इसका हर साल का एक्सपेंस क्या है, उसने कहा डेप्रिसिएशन। उसने कहा जो लॉस इन वैल्यू है उसको हर साल के ऊपर डिवाइड कर दो, बजाय इसके कि एक ही दफ़ा उसको सब में दिखा दो, एक ही दफ़ा उसको एज एन एक्सपेंस दिखा दो, उसको ओवर द ईयर स्प्रेड करो ताकि हर साल की इनकम के साथ हर साल का डेप्रिसिएशन मैच करे, हर साल की इनकम के साथ हर साल का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो मैच करे, इनकम के साथ एक्सपेंस, इनकम के साथ एक्सपेंस, ठीक है। तो मैचिंग प्रिंसिपल ने ये कहा कि अगर 6 लाख रुपए पहले साल का इनकम दिखा रहे हो तो फिर पहले साल की डेप्रिसिएशन भी दिखाओ उसी के साथ मैच करके कि डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कितना आ रहा है इस गाड़ी पे, क्योंकि इस गाड़ी की बात कर रहा है। वो कह रहे हैं कोई दूसरा एसेट तो नहीं है ना इसकी डेप्रिसिएशन करो। मैंने कहा नहीं वही एसेट है। उसने कहा अगर वही एसेट है तो उस एसेट की इनकम के साथ उसके एक्सपेंस भी दिखाओ उस साल के। तो उस साल का एक्सपेंस तुम्हारा डेप्रिसिएशन है कि उसकी मार्केट वैल्यू गिर रही है, कितना बड़ा एक्सपेंस है भाई, आपके एसेट की वैल्यू गिर रही है, तो आप उसको दिखाओ ना, आप उसको 6 साल पे स्प्रेड कर दो, डिवाइड बाई 6 कर दो जो आपने यहाँ पे किया, ठीक है, ताकि 1 साल की डेप्रिसिएशन आ जाए। और जब 1 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी तो उसको 1 साल की इनकम के साथ मैच कर लो। इसीलिए डेप्रिसिएशन को ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट जो है वो स्प्रेड किया जाता है, क्योंकि ये जो हमारे पास मैचिंग प्रिंसिपल है ना, ये हमें ये कहता है कि आपने ऐसे करना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी एक कॉन्सेप्ट है जो हमें डेप्रिसिएशन के लिए उकसाता है, और वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, वो है आपका प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आपको यही बात कहते हैं, पढ़ते हैं, the prudence concept requires that expense and losses are recognized as soon as they are anticipated। क्या कह रहा है कि जैसे ही आपको पता चल जाए कि लॉस या एक्सपेंस होने वाला है उसको फटाफट रिकग्नाइज कर लो, जैसे ही पता चल जाए कि वो होने वाला है, यानी कि अभी हुआ भी नहीं है, लेकिन अगर मेहनत भी मिल जाए कि यार मुझे किसी किस्म का एक्सपेंस होने वाला है, किसी किस्म का लॉस होने वाला है, तो फटाफट बुक्स में लॉस उसको जो है क्या कर दो, रिकॉर्ड कर दो, फटाफट उसको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर दो, ठीक है। तो अगर मुझे पता चल गया कि मेरे एसेट की फ्यूचर में मार्केट वैल्यू गिरेगी तो ये लॉस है ना, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि वेट ना करो, फटाफट उसको रिकॉर्ड करो, ठीक है, फ्यूचर का वेट ना करो, अभी रिकॉर्ड कर लो फटाफट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि उसको फटाफट इसी वक्त रिकग्नाइज करते हैं और ओवर द ईयर्स इसको स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखो अब डेप्रिसिएशन प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को कैसे फॉलो करता है, एंटिसिपेटिंग वेयर एंड टेयर। डेप्रिसिएशन इज अ वे ऑफ रिकग्नाइजिंग द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, अभी बताया ना, ओवर टाइम ड्यू टू यूजेस, वेयर एंड टेयर और ऑब्सोलेंस। By allocating the cost of the asset systematically, depreciation ensures that financial statement reflects a more realistic and cautious view of the company's asset, preventing them from being overstated, ठीक है ना। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए डेप्रिसिएशन
इस बात को मेक श्योर करता है कि जो फ्यूचर का एक्सपेंस है वो पहले ही बुक्स के अंदर दिखा दिया जाए ताकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फॉलो हो, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से व्यूअर हैं, जो कि आपके शेयर होल्डर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, उनको सही इमेज जाए कि कंपनी में हो क्या रहा है। उनको ऐसा ना हो कि आपने जो है डेप्रिसिएशन शो ही नहीं किया, तो डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है ना, तो आपने जब एक एक्सपेंस शो ही नहीं किया तो प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। एक एक्सपेंस अगर आपने शो ही नहीं किया तो प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, तो उनको तो दिखेगा भाई ये तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन उनको क्या पता है कि डेप्रिसिएशन तो आपने दिखाया ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप डेप्रिसिएशन दिखा रहे हो तो नंबर 1 आप प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हो, नंबर 2 आप मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हो, और इन दोनों प्रिंसिपल्स का प्रूडेंस हो गया या मैचिंग प्रिंसिपल हो गया, इनका जो मकसद है वो यही है कि ताकि जो शेयर होल्डर है उसको सही इमेज जाए, उसको असल में बताओ कि वो क्या रहा है। ठीक है, छोटी चीज़ नहीं जाए कि भाई प्रॉफिट ज़्यादा हुए हैं खामखाई के। ठीक है, तो हर चीज़ को पता हो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इफ डेप्रिसिएशन वर नॉट रिकॉर्डेड प्रॉफिट वुड बी ओवरस्टेटेड। वही वाली बात कि अगर डेप्रिसिएशन आप रिकॉर्ड नहीं करोगे तो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, तो जब आप एक्सपेंस ही नहीं शो करोगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। भाई एक्सपेंस ही कम है, यानी एक्सपेंस आपने शो करना था, 50,000 रुपये का एक्सपेंस आपने शो करना था, वो आपने किया ही नहीं, तो 50,000 से प्रॉफिट बड़े होंगे ना, ओवरस्टेट होंगे, क्योंकि आपने 50,000 का एक्सपेंस ही निकाला। अगर आप 50,000 का एक्सपेंस दिखाते तो प्रॉफिट 50,000 से कम होकर बराबर आया था, लेकिन आपने 50,000 से ओवरस्टेट किए हुए कि आपने 50,000 का एक्सपेंस ही निकाला, क्योंकि आपने 50,000 का एक्सपेंस ही नहीं निकाला। तो इसीलिए डेप्रिसिएशन जो है वो रिकॉर्ड की जाती है ताकि प्रॉफिट जो है वो ओवरस्टेट ना हो। ठीक है, तो ये है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और मैचिंग आपका जो मैचिंग प्रिंसिपल है जिसकी वजह से हम डेप्रिसिएशन करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम डेप्रिसिएशन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है। अब एक दो और चीज़ें जो समझनी है, ठीक है, उसके बाद ये एरिया जो कॉन्सेप्चुअल एरिया है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे कि डेप्रिसिएशन जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और रिवैल्यूएशन मेथड के थ्रू कैसे होती है। ठीक है, तो एक ही करके देखेंगे, लेकिन पहले कुछ और कॉन्सेप्ट जो हमें समझने हैं। हमने ये समझ लिया कि डेप्रिसिएशन जो है वो हमें ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट जो है वो स्प्रेड करनी होती है। ठीक है, उसकी वजूहात क्या हैं वो भी हमने डिस्कस करनी। अब देखो, मेरे जो एसेट की कॉस्ट थी जब मैंने ख़रीदा था, ठीक है, ईयर 0 पे मैंने अपना एसेट ख़रीदा था ना, ईयर 0 पे, तो मेरा जो एसेट की कॉस्ट थी वो गाड़ी की, वो कितनी, मैंने कितनी खरीदी थी गाड़ी, 28 लाख रुपए की, 2800,000। ठीक है, 28 लाख रुपए की, 28 लाख रुपए में 28 लाख रुपये की मैंने खरीदी। फिर पहला साल गुजर गया, देखो पहला साल गुजर गया, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, पहला साल गुजर गया, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो पहला साल जब गुजर गया तो अब मेरी जो एसेट की कॉस्ट है वो 28 लाख तो नहीं होगी, क्योंकि अब तो वो इस अमाउंट से डेप्रिशिएट हो गई, अब तो वो इस अमाउंट से डेप्रिशिएट हो गई। तो अब मैं अपनी बुक्स के अंदर नई अमाउंट क्या दिखाऊंगा, 28 लाख की मेरी कार थी, 2800,000। ठीक है, और मैंने 133,333, ठीक है ना, 1,33,333 से डेप्रिशिएट कर दिया। तो मेरे पास जो नई अमाउंट आ गई दैट इज़ 266,667। ठीक है, यानी कि अब जो मैं अपनी बुक्स में इसकी अमाउंट शो करूँगा वो शो करूँगा नेट बुक वैल्यू इज़ इक्वल टू दिस। अच्छा, अब नेट बुक वैल्यू क्या है बनाए, ये क्या आपने नई चीज़ बता दी। तो मैंने कहा था कि इस वाले एरिया में थोड़ी सी नई चीज़ें आएंगी, तो ज़रा गौर सुनना है कि नेट बुक वैल्यू क्या होता है। नेट बुक वैल्यू बेसिकली, नेट बुक वैल्यू का अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ यहाँ पे आपके सामने, तो नेट बुक वैल्यू होता है कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, कॉस्ट में से आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आ जाती है, नेट बुक वैल्यू आ जाती है। ठीक है, आप कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस करते हैं तो आपके पास नेट बुक वैल्यू आ जाती है। कॉस्ट में से आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो आपके पास नेट बुक वैल्यू आ जाती है। तो ये है आपकी कॉस्ट, कॉस्ट में से आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस किया तो आपके पास नेट बुक वैल्यू आ गई। ठीक है, तो कॉस्ट में से अगर आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो नेट बुक वैल्यू आती है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है टोटल डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेट का मतलब होता है टोटल, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है टोटल डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसका एक और नाम जो आपकी बुक्स में यूज़ होता है वो होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में यानी कि कॉस्ट में से आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, या जिसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, तो आपके पास नेट बुक वैल्यू आएगी। ठीक है, यानी कि आपने देख रहे हैं ना, यहाँ पे देख लो, इस कॉन्सेप्ट से अच्छा समझ आ जाएगा। कॉस्ट कितनी है, 28 लाख, उसमें से पहले साल की डेप्रिसिएशन माइनस कर दी, तो ये जो रिड्यूस कॉस्ट आई है, जो रिड्यूस कॉस्ट आई है जो आपने बुक्स में रिकॉर्ड करोगे वो कहलाती है नेट बुक वैल्यू, वो कहलाती है नेट बुक वैल्यू। ठीक है, अब नेट बुक वैल्यू पहले साल में कितनी है, 226,66,667। ठीक है, तो ये आपकी नेट बुक वैल्यू आ गई। अब ये जो नेट बुक वैल्यू है ये कहाँ पे जाएगी, ज़रा ये भी सुन लो। ठीक है, अगर मैं पहले साल की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊँ और पहले साल की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाऊँ, तो उसमें कौन सी चीज़ कहाँ पे जाएगी वो भी सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेट्स से कि मैं पहले साल के एंड पे खड़ा हूँ। अब हमें पता है ना कि साल के हर साल के एंड में हम अपनी बुक्स बनाते हैं, हर साल के एंड में हम अपनी बुक्स बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो पहले मैं बना रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पहले साल की। ठीक है,
तो उसमें क्या जाएगा, उसमें सबसे पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाएगा। देखो पूरे साल में डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस हुआ है ना, तो एक्सपेंस तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, याद है ना, इनकम और एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चल जाएगा इस साल का 1,3,3,3,3,3, ठीक है। ये चला गया आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनाऊंगा मैं, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मैंने बनाई, ठीक है। उसमें क्या जाएगा, हमें पता है ना कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो आपकी नॉन करंट एसेट्स होता है उनकी कॉस्ट जाती है, ठीक है, और करंट एसेट्स की भी कॉस्ट जाती है। तो नॉन करंट एसेट्स की कॉस्ट, करंट एसेट्स की कॉस्ट, लायबिलिटीज वगैरह स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब कॉस्ट जो जाएगी वो बेसिकली नेट बुक वैल्यू जाएगी, ठीक है। याद रखना कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट्स की हमेशा नेट बुक वैल्यू जाती है, हमेशा नेट बुक वैल्यू जाती है। तो इस साल के एंड में जो नेट बुक वैल्यू है वो कितनी है, 2,6,6,6,6,6,7, ठीक है। तो ये जो है नेट बुक वैल्यू चली गई, क्लियर है, ठीक है। ये हो गया पहले साल का। अब दूसरे साल पे देखते हैं, ठीक है। अब देखो पहले साल के स्टार्ट में जो हमारी कॉस्ट थी वो कितनी, नेट बुक वैल्यू थी वो कितनी थी, 2,6,6,6,6,7, ठीक है। तो अब इसमें से अगर हम माइनस कर दें इस साल की डेप्रिसिएशन को, क्योंकि अब मैं पहले साल से दूसरे साल की बात कर रहा हूँ, जो दूसरा साल है ना हमारा, इसकी बात कर रहा हूँ। तो दूसरे साल के स्टार्ट में हमारी नेट बुक वैल्यू थी इतनी, ठीक है। उसमें से मैंने डेप्रिसिएशन माइनस कर दी 1,3,3,3,3,3, तो मेरे पास आ गई नेट बुक वैल्यू सेकेंड ईयर की। देखो नेट बुक वैल्यू आ गई सेकेंड ईयर की कितनी, 2,5,3,3,3,3,4, ये आ गई मेरी सेकेंड ईयर की नेट बुक वैल्यू। सेकेंड ईयर के एंड पे नेट बुक वैल्यू मेरे एसेट की आ गई। तो अब अगर मैं सेकेंड ईयर पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, सेकेंड ईयर के एंड पे खड़ा हुआ हूँ, और अब हम दोबारा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, क्योंकि ये बात पता है ना कि हर साल के एंड पे अपनी बुक्स बनाते हैं। तो पहले साल के एंड पे बनाई, अब दूसरे साल के एंड पे बनाएंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इस दफ़ा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना जाएगा, वही जाएगा 1,3,3,3,3, क्योंकि आप देख रहे हैं ना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो हर साल का सेम है, ठीक है। ये हो गई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो उसमें क्या जाएगा, उसमें जाएगी नेट बुक वैल्यू, और नेट बुक वैल्यू दूसरे साल के एंड में कितनी है, 2,5,3,3,3,4, ठीक है। अगर हम तीसरे साल की बात करें तो आप देख लें, अब ये हर साल का सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ शुरू के 3-4 साल करवा रहा हूँ, उसके बाद आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो तीसरे साल में अगर हम देखें तो हमारे दूसरे साल के एंड में कितनी नेट बुक वैल्यू थी, 2,5,3,3,3,4, ठीक है। इसमें से अगेन मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा जो दूसरे से तीसरे साल की है। तो तीसरे साल की डेप्रिसिएशन है 1,3,3,3,3, उसको माइनस कर दूंगा तो 1, क्योंकि देखो ना हर साल हमारे एसेट की डेप्रिसिएशन की वजह से वैल्यू कम हो रही है ना, हर साल हमारे एसेट की डेप्रिसिएशन की वजह से वैल्यू कम हो रही है ना उस एसेट की, तो इसलिए हम हर साल उसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को माइनस कर रहे हैं। तो सेकंड ईयर के एंड में हमारी जो वैल्यू थी वो इतनी थी। अब सेकंड से थर्ड यानी कि पूरा एक साल और गुजर गया, तो उसमें मजीद 1,3,3,3 से डेप्रिशिएट हो गया होगा। तो अब हम अगर थर्ड ईयर के एंड पे खड़े हैं तो हमें नेट बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना कि कितनी रह गई है। तो हमारा एसेट की वैल्यू रह गई है 2,5,3,3,3,4 माइनस 1,3,3,3,3,3, ठीक है। तो ये आ गया 2,4,0,0,0,0,1, ये आ गई आपकी नेट बुक वैल्यू थर्ड ईयर के एंड में। अब थर्ड ईयर के एंड में दोबारा आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, तो अगेन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ये चला जाएगा 1,3,3,3 की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपका क्या चला जाएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चला जाएगा कितने का, 1,3, ठीक है, 3,3,3,3, ठीक है। ये तीसरे साल के एंड में, ठीक है। अब ज़रा चीज़ों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करते हैं एक मिनट, ठीक है। तो अब अगर हम थर्ड ईयर के एंड पे अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएं तो उसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में क्या आ जाएगा, उसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में जाएगी अमाउंट ऑफ हाउ मच, 1,3,3,3,3। तो देखो ना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो हर साल सेम ही हो रहा है ना, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अगर हम बनाएंगे तो उसमें नेट बुक वैल्यू जाएगी, और थर्ड ईयर के एंड पे नेट बुक वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी आई थी, 2,4,0,0,0,0,1, ठीक है। चलो अब एक साल का और कर लेते हैं। तो अब हमारा एक साल और गुजर गया, 3 से थर्ड टू फोर्थ ईयर, यानी कि हमारा चौथा साल भी पूरा गुजर गया। तो थर्ड ईयर के एंड में हमारी नेट बुक वैल्यू कितनी थी, 2,4,0,0,0,0,1, इसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर की विच इज़ 1,3,3,3,3 अगेन। तो देखो इस साल की यहाँ खड़े थे ना हम, यहाँ पे नेट बुक वैल्यू कितनी थी, 2,4,0,0,0,0,1। उसके बाद इस साल ये पूरा साल गुजर गया, तो इस पूरे साल में डेप्रिसिएशन हुई थी 1,3,3,3 की, उसको माइनस कर दिया। तो अब जो नेट बुक वैल्यू आ गई साल के चौथे साल के एंड में वो कितनी आ गई, 2,2,6,6,6,6,8, ठीक है। तो अब अगेन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे इस साल के एंड में, उसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वही जाएगा सेम, क्योंकि हर साल हमने सेम नंबर से
सेम अमाउंट से डेप्रिशिएट किया, ठीक है। तो डेप्रिशिएशन एक्सपेंस कितना जाएगा 133333, ठीक है। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या अमाउंट जाएगी, नेट बुक वैल्यू जाएगी हमारी कितनी 2400,001, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है। 5वां छठा साल का सेम ऐसे ही है, आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैंने जूम आउट कर दिया, इसको एक दफ़ा दोबारा देखें। कोई भी मसला है तो मुझसे पूछें, मुझे एक दफ़ा व्हाट्सएप पे रिप्लाई करें कि यहाँ तक मामला क्लियर हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपने एक एसेट लिया 28 लाख का, वो बिक सकता था 20 लाख का, ठीक है। अच्छा, ये जो स्क्रैप वैल्यू है ना, आप देख लो, ये जो स्क्रैप वैल्यू है ये मैंने एस्टिमेट लगाया, मैंने कहा कि यार मैंने आज एयर ज़ीरो पे 28 लाख की गाड़ी ली है, तो मैं अगर 6 साल के बाद बेचने जाऊँ तो कितने की बिकेगी। तो जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स थे, जो रेंटा कार वाला था, जो कि जिनका रोज़ का काम है, मैंने उनसे पूछ लिया कि यार मैं 6 साल के बाद बेचूंगा कितने की बिक जाएगी। उसने कहा 20 लाख की बिक जाएगी आराम से। मैंने कहा सही है। तो मुझे पता चल गया कि मेरी स्क्रैप वैल्यू या मेरी जो सैलवेज वैल्यू है, जो मेरी डिस्पोजल वैल्यू है 20 लाख है। तो कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को हटा दिया तो मुझे पता चल गया कि मेरी वैल्यू में डिक्रीज़ कितना आ रहा है। तो 8 लाख से डिक्रीज़ आ रहा है और मैं कितने साल से इस्तेमाल करूँगा 6 साल। तो उस 8 लाख को डिवाइड बाई 6 कर दिया तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गई पर ईयर की, ठीक है। उसका जो फॉर्मूला बन गया, जो फॉर्मूला सामने बन के आया वो मैंने आपको यहाँ समझा दिया, ठीक है। ये आपकी बुक्स के अंदर भी फॉर्मूला मौजूद है, वहाँ से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। सेम यही फॉर्मूला, ठीक है, वो हमने कर दिया तो हमारे पास डेप्रिसिएशन पर ईयर आ गई, हमारे पास डेप्रिसिएशन पर ईयर आ गई, यानी कि हर साल इतने से आपका एसेट डेप्रिशिएट होगा। तो हमने 0 से स्टार्ट किया, 28 लाख रुपये हमारी कॉस्ट थी, पहला साल गुजर गया, उसमें एसेट जो है वो डेप्रिशिएट हो गया 1333 से, ठीक है। तो अगर 28 लाख में से 1333 की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, इसने कम कर ली, तो कितनी बच गई, वो बच गई 26, ये देख लें यहाँ पे कितनी बच गई 266667। तो ये आपकी नेट बुक वैल्यू आ गई, ठीक है। नेट बुक वैल्यू क्या होता है, नेट बुक वैल्यू होता है कि आपने कॉस्ट में से अपनी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, कॉस्ट में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया। या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए कौन नाम होता है जो मैं यूज़ कर रहा था, वो कौन सा था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसका मतलब होता है टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हुई है इस साल में, उसको माइनस कर दो अपनी कॉस्ट में से। तो जो रिड्यूस कॉस्ट आती है वो होती है नेट बुक वैल्यू, वो कहलाती है नेट बुक वैल्यू। और आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हमेशा जो नॉन करंट एसेट के कॉलम में जाती है, नॉन करंट एसेट के कॉलम में जो उसकी कॉस्ट जाती है वो हमेशा नेट बुक वैल्यू जाती है, नॉट द ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी तो हो रही होती है ना उस साल में। तो आप देख लें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पहले बनाई, पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाई, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ इनकम और एक्सपेंस जाता है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस डाल दिया 1333 का, ठीक है। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमने नेट बुक वैल्यू के अंदर क्या कर दिया 266667 का नेट बुक वैल्यू डाल दी, क्योंकि हमारे नॉन करंट एसेट की नेट बुक वैल्यू जो है गाड़ी की वो कितनी है 26667, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नेट बुक वैल्यू चलेगी गाड़ी की, ठीक है, कितनी 26667। अच्छा, ये मैंने एक ऐसी समझाने के लिए बताया आपको, ठीक है। वैसे तो क्या अगर आप चाहे थोड़ा डिटेल में भी इसको बना सकते हैं, यानी कि आपको मैं अगर समझाना चाहूँ कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हमें पता है ना कि नॉन करंट एसेट और करंट एसेट दोनों जाते हैं। तो अगर हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं तो नॉन करंट एसेट्स के कॉलम में हम जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी गाड़ी नॉन करंट एसेट्स है। फिर नॉन करंट एसेट्स के अंदर बहुत सारी नॉन करंट एसेट्स होंगे जो आपने खरीदे होंगे, उसमें हम कार के अंदर जाएंगे और कार के सेक्शन में नेट बुक वैल्यू कार की हम डाल देंगे कितनी 2666667, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है, थोड़ा डिटेल में आपने देखना है, ठीक है, वरना तो सिर्फ आप ये याद कर लेंगे भाई नेट बुक वैल्यू जाती है उस गाड़ी की, ठीक है। तो इस तरीके से मामला होते हैं। फिर ईयर 1 से ईयर 2 एक और साल गुजर गया, तो जब एक और साल गुजर गया तो जाहिर बात है उस साल की भी डेप्रिसिएशन हुई होगी। तो हमने देखा कि इस साल के एंड में कितनी गाड़ी की वैल्यू रह गई थी, इतनी रह गई थी, अब मज़ीद इतने से कम हो गई, तो अब कितनी रह जाएगी दूसरे साल के एंड में इतनी रह जाएगी। तो इतनी अमाउंट जो है वो हमने एज अ नेट बुक वैल्यू डाल दी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, कि नेट बुक वैल्यू का मतलब ये है कि अब हमारी गाड़ी की वैल्यू इतनी है, ठीक है। और वो वैल्यू कम क्यों हुई है, यानी कि अगर शेयर होल्डर ये पूछेगा कि भाई ये गाड़ी तो इतनी की थी पहले साल के एंड में, अब ये इतने की क्यों हो गई, तो फिर आप उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे कि भाई ये देख लो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से, ठीक है। फिर सेम काम 2 से 3 में हुआ, 3 से 4 में हुआ, 4 से 5 में होगा, 5 से 6 में होगा। इस तरीके से आप डेप्रिसिएशन वो बहुत ही यूज़फुल लाइफ ऑफ एसेट क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, मैचिंग प्रिंसिपल और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद है कि इससे आपको डेप्रिसिएशन का जो मेन आइडिया है, मेन कॉन्सेप्ट है, जिसके पीछे मेन लॉजिक है, वो क्लियर हो गई होगी, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। अब हम आगे मूव करेंगे और हम जो है वो ये देखेंगे कि जो डेप्रिसिएशन होती है उसको कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक रिड्यूसिंग मेथड होता है और रिग्रेशन मेथड होता है। तीनों को हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अलबत्ता जो लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं इस वीडियो को अभी यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग का काम ये कि पहले आप इसको इतने को जो है ना आप थोड़ा सा क्या करें, इतने को आप थोड़ा सा एब्जॉर्ब करें, ठीक है, थोड़ा सा 1-2 दफ़ा इसको रिवाइज़ करें, एब्जॉर्ब करें इतने को, ताकि आप लोग पहले इस चीज़ में माहिर हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं पोस्ट कर दूँगा यूट्यूब के ऊपर,
आपको प्लेलिस्ट भी बना दूंगा मैं, वरना आप यूट्यूब चैनल पे जाके खुद सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से डाल दूंगा ताकि ईजी हो जाए फाइंड करना, ठीक है। तो पार्ट 2 पे आप जैसे जाएंगे तो वहाँ पे आपको आगे की कहानी जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो आज हम वीडियो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। बाकी जो लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है, मुझे एक बच्चा ऑनलाइन देख रहा हो, कह रहे हैं हमारा भी यहीं तक रख ले, ठीक है। नहीं, अभी आप लोग ने अभी आगे थोड़ा और पढ़ना है, अभी हमारी क्लास की टाइमिंग ख़त्म नहीं हुई, ठीक है। अलबत्ता ये है कि जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास जो है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू।